वैसे वैसे की हुई है, साथ साथ में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बातें कर चुके हैं, कल भी लिखी थी, दोबारा फिर एक दफ़ा लिख देता हूँ। रिटर्न का कॉन्सेप्ट देख लिया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था, जीएसटी और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के बारे में हमने बात कर ली थी, एडवांस टैक्स के बारे में बात कर ली थी, और विद होल्डिंग के बारे में बात कर ली थी, और क्या क्या बातें हमारी हो गई थी। एफबीआर के बारे में हमारी बात हो गई थी, एफबीआर के वेरियस जो विंग्स हैं और जो इनके वो होते हैं ओहदे, सॉरी इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स, इसके ऊपर हमारी बात हो गई थी। सॉरी हाँ, फिर हमारे रेवेन्यू और अदर देन रेवेन्यू यानी कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन के ऊपर बात हो गई थी। फिर हमने कहा था एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ होती हैं जो कि सेल्फ केयर के ज़ुमरे में आती हैं कि अपने कंट्री की प्रोड्यूस को बेहतर बनाने के लिए हम बनाते हैं। अलाउबिलिटी की बात कल हुई थी कि अलाउ करने का क्या मतलब होता है। हमने कहा था कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता, आपने इनकर किए होते हैं लेकिन वो कहते हैं हम नहीं आपका ये खर्चा मानते, लिहाजा आपका प्रॉफिट जो आपने अकाउंटिंग के लिए बनाया होता है, आप अपनी अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग के लिए अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वो डिपार्टमेंट मानता ही नहीं, वो कहता नहीं ये ऐसे नहीं है, आपने ये जो खर्चे किए बेशक किए होंगे, उस तरीके से नहीं किए जिस तरीके से हमने कहा था। हमने कहा था बैंकिंग चैनल से पेमेंट करो, तुमने कैश में पेमेंट कर दी। हमने कहा था टैक्स काट कर पेमेंट करो, तुमने टैक्स काटे बगैर ही पेमेंट कर दी, तो लिहाजा तुमने ठीक नहीं किया। तो हमने वो एक कॉन्सेप्ट अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट भी देखा था। बिल्कुल, टैक्स पेयर के बारे में हमने बात कर ली थी कि टैक्स पेयर कौन होते हैं। हमने कहा था कंपनी हो सकती है, हमने कहा था एओपी हो सकती है, हमने कहा था इंडिविजुअल हो सकते हैं। इंडिविजुअल में आप हम सब लोग इंडिविजुअल्स हैं, अगर हम पार्टनरशिप बना के काम करते हैं तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जाती है। कंपनी एक लिमिटेड कंपनी जब आप बना लेते हैं तो डेफिनेशंस पे जाएंगे डिटेल में हम आगे। टैक्स क्रेडिट हमने वो देख लिया था कि टैक्स क्रेडिट क्या होता है, और हमने अभी जो टैक्स क्रेडिट की बात की थी वो डोनेशन के ऊपर हमने की थी कि जो डोनेशन देता है उसको जितना डोनेशन उसने दिया होता है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स में रिडक्शन दे दी जाती है, लेकिन साथ में क्या उसके कंडीशन थी कि उसने जो डोनेशन है ना वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को दिया हो, अप्रूव्ड, जो अप्रूव्ड बाई एफबीआर होगा, अप्रूव्ड बाई कमिश्नर होगा, उसको दिया होगा। यहाँ तक बातें हुई थी। बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में भी हमने बात कर ली थी, लेकिन हमने साथ में कहा था कि ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है मेजरली। टैक्सेशन सिर्फ इसके एक टूल के तौर पे काम आता है कि आप टैक्सेशन बढ़ा के बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर कर सकते हैं। लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट के ऊपर बढ़ा दें अगर टैक्स रेट्स तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो सकता है, पर लोग अवॉइड करेंगे कि यार इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। और ये भी बात हो गई थी हमारी, बड़ा पढ़ लिया हमने 2 दिनों में यार। अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन के बारे में भी हमने बात कर ली थी, और हमने कहा था कि ट्रीटी, मैंने बताया था कि ट्रीटी साइन होती है मुल्कों की आपस में कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड चल रही होती है ना जाहिर है उनकी, तो उसमें ये होता है कि जी अब पाकिस्तानी जाके लंदन में बिजनेस करे, कोई गोरा पाकिस्तान में आके बिजनेस करे, तो क्या उसने टैक्स कहाँ पे देना है उस बिज़नेस के ऊपर। ये तो नहीं कि पाकिस्तान में भी दे, इंग्लैंड में भी दे, जितना टैक्स उसने पाकिस्तान में दिया उसके ऊपर उसको इंग्लैंड में क्रेडिट मिलेगा, वहाँ कम टैक्स उससे लिया जाएगा। तो एक काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो ट्रीटीज़ में लिखी जाती हैं। डबल टैक्सेशन की ट्रीटीज़ में मुआहदे होते हैं जो डबल टैक्सेशन से बचने के लिए किए जाते हैं। सॉरी, डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया था। डीम्ड का हमने कहा था कि एक्चुअली आपकी इनकम नहीं है, लेकिन मान लिया कि आपकी इनकम है क्योंकि आप उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे। आपके पास कोई प्रॉपर्टी निकल आई तो वो डीम्ड इनकम है, आपके पास कोई गाड़ी निकल आई जो आपने अपने नाम पे नहीं रखी हुई थी है लेकिन आपकी, तो वो आपकी डीम्ड इनकम है। डिपार्टमेंट के लिए ना बड़ा आसान और बड़ा सिंपल है, सिर्फ समझाने की हद तक ये बात कर रहा हूँ।
तो डिपार्टमेंट के लिए बड़ा सिंपल है कि ये चीज़ जस्ट सिंप्लीफाई कर दी गई है। एक साल में आपके टोटल एसेट्स, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बिलोंगिंग्स मिलोगे ना, 1 करोड़ रुपए के एसेट्स आपके बनते थे। अगले साल वेल्थ स्टेटमेंट आप फाइल करते तो आपके एसेट 2 करोड़ के बनते हैं। तो डिपार्टमेंट कहेगा भी जाहिर है कि आपने 1 करोड़ रुपया मजीद कमाया है तो 2 करोड़ के एसेट्स हुए ना, और ये तो नहीं हो सकता कि पूरा साल सिर्फ कमाया ही कमाया हो, खर्च ना किया हो। तो इसका मतलब है करोड़ से ज़्यादा कमाया होगा आपने। तो अगर करोड़ पर टैक्स नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि आप चोरी कर रहे हैं। वो चोरी के 100 तरीके हैं पकड़ने के फिर, या ये भी 100 तरीके हैं कि हम कहेंगे नहीं है, हाँ पिछले साल करोड़ थे, इस दफ़ा 2 करोड़ हो गए, लेकिन टैक्स 1 रुपये का नहीं देना मैंने क्योंकि मेरा बनता ही नहीं है, मुझे मेरे दादाजी से गिफ्ट मिला है, ठीक है, मुझे मेरे अब्बा जी ने गिफ्ट दिया है, या मैंने वो घर आपके पास तो आ रहा था बुक्स में लिखा हुआ पिछली दफ़ा 50 लाख रुपए का, तो मैंने वो बेचा है तो वो 2 करोड़ का बिक गया, तो 1.5 करोड़ रुपया तो उसी में से मुझे बचत हुई है। उसमें तो 50 लाख मैंने खर्च भी कर लिया, यूरोप घुमाया था मैं, वरना तो मेरे पास 1.5 करोड़ के एसेट्स इंक्रीज हो जाते। आपके चक्कर में फिर रहे हैं, जो घर मैंने बेचा उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है। सो इस तरह की चलती रहती है। आपने टैक्स को ना इस एंगल से पढ़ना है, इस अंदाज से पढ़ना है, सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ना कि सिर्फ पास कर लें बस यार कोई नहीं, 100 आदमी की तरह चलो पास तो हो ना, नहीं, आपने इसको समझना है, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। आपने फ्यूचर में टैक्स के ऊपर एडवाइस दिया करनी है लोगों को, आपने लोगों के टैक्सेस मैनेज करने हैं, आपने अपने टैक्सेस मैनेज करने हैं। आप कहीं जॉब करोगे तो भी टैक्स आपको एडवांटेज देगा कि आपको टैक्स भी आता है, कहीं पर अपनी प्रैक्टिस करना चाहोगे कल कुछ फर्म बना के तो भी एडवांटेज देगा। और टैक्स की प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई ना भी हो तो अपनी टैक्स की प्रैक्टिस खोल के बैठ सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं। ऑडिट तो तभी कर सकते हो ना जब आप क्वालिफाइड होगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। खुदा ना खास्ता आप ना कर पाए जल्दी पास, कोई टाइम लग गया आपको, 2 साल 4 साल 5 साल ऊपर हो रहा था, कभी कभार बदकिस्मती होती है लोगों में, तो आप टैक्स की प्रैक्टिस तो कभी भी कर सकते हो। टैक्स की प्रैक्टिस के लिए तो आपको दफ्तर की ज़रूरत भी नहीं है, अपने घर में बैठ के कर सकते हो। तो इसलिए इसको ऐसे समझना है, ये आपकी फ्यूचर इसके अंदर है, आपकी रोजी रोटी इसके अंदर है। अगर आप बनाना चाहें, टैक्स है ना, टैक्स लोगों को नहीं आता, आप पढ़ रहे हैं, आप समझने आगे हैं, लोग नहीं समझ रहे। कितने लोग समझ रहे हैं? चंद लोग समझ रहे हैं ना, बाकी लोग तो सिर्फ दुनियादारी देख रहे हैं। तो आप टैक्स समझेंगे, आप उनसे बेहतर होंगे। इस एंगल से पढ़ना है, और मैं इसी एंगल से पढ़ाता हूँ, इसी एंगल से समझाता हूँ चीज़ें। यहाँ तक बातें हुई थी। टैक्स एज रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपसे कहा था याद करने हैं। ये टैक्स एज मीन्स ऑफ डेवलपमेंट कल हमने पढ़ लिया था, तो वहाँ तक कोई बात डिस्कशन वाली है आपकी, आपके जहन में कोई बात आती हो? प्रिंसिपल्स भी हमने पढ़ लिए थे कि एडम स्मिथ ये कहते हैं कि इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट और इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, ये 4 बेसिक कैनन्स हैं भाई विल स्मिथ ने जो विल स्मिथ कह रहा हूँ, एडम स्मिथ ने जो डिफाइन किए हैं। विल स्मिथ तो बड़ा मशहूर हुआ है 2-3 दिन से। ऑस्कर की तकरीब में भाई उठा है और जाके तो होस्ट को थप्पड़ मारा है, वापस आके अपनी सीट पे बैठ गया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल में इनकम, वेल्थ एंड ट्रांजैक्शन में भी टैक्स एट अ फिक्स्ड परसेंटेज, दैट इज पीपल हु अर्न मोर एंड स्पेंड मोर शुड पे मोर टैक्स बट नॉट पे एट अ हायर रेट ऑफ टैक्स। ये भी एक प्रिंसिपल हो सकता है कि आप ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो आपको रेट ज़्यादा ना लगाया जाए, बल्कि जब आप स्पेंड कर ही रहे होंगे तो ज़्यादा टैक्स खुद ही दे देंगे आप साथ में। तो एक फिक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स भी लगाई जा सकती है। अभी अगला टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे हैं और दूसरी दुनिया में कैसे हैं। अभी यूएई में ना इनकम टैक्स इम्प्लीमेंट हुए पहली दफ़ा, वो अगस्त मेरा ख्याल जुलाई 2023 से अप्लाई होने, उन्होंने वो लॉ निकाल दिया अभी, लेकिन उसके लिए तो जो वहाँ पर रेट उन्होंने रखा है ना, वो 5% रखे है
कतई नज़र आपकी कितनी इनकम है कितनी नहीं है। ये फिक्स्ड फ्लैट परसेंटेज है एक, जो कम कमाएगा उसका 5% कम बनेगा, जो ज़्यादा कमाएगा उसका 5% ज़्यादा बनेगा। ये एक तरीकाकार है टैक्स करने का। यहाँ भी ज़्यादा कमा रहे हो ठीक है, परसेंटेज खुद ही ज़्यादा बन गई। हम डिस्करेज नहीं करेंगे कि तुम ज़्यादा कमा रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा रेट पे टैक्स करेंगे हम, लेकिन वो वहाँ पे किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे पीपल आर जनरली इकोनॉमिकली हेल्दी, लोग अमीर हैं, तो वहाँ पे फ्लैट किया जा सकता है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने जो पुअर पीपल हैं या जो मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं उनको टैक्स की चक्की में इतना नहीं पीसना, उनके ऊपर रेट कम रखने हैं। तो लेकिन जो ज़रा बेहतर कमा रहे हैं उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम बेहतर रेट पे टैक्स दो ताकि हम जो है वो मुल्क भी तो चलाना है। लेकिन कंपनीज़ के केस में ये फ्लैट है, कंपनी बड़ी हो छोटी हो, कम कमाए ज़्यादा कमाए, उसके प्रॉफिट पे एक जितना ही टैक्स है। इंडिविजुअल्स के लिए थोड़ा डिफरेंट किया यहाँ पर। सेल टैक्स तो है ही एक, स्पेंडिंग के ऊपर होता है ना, तो वो जो स्पेंड करेगा जितना स्पेंड करेगा उतना टैक्स देगा। अच्छा जी, तीन चीज़ें हैं, बेनिफिट प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपसे कहा था ये आपने पढ़ के आना है, इसकी रीडिंग नहीं मैंने करवाई थी। ओ भाई नींद पढ़ा है? नहीं पढ़ा तुमने? तुम जो मुस्कुरा रहे हो ना, लग रहा है तुमने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है? जल्दी से पढ़ो ज़रा फिर। बेनिफिट प्रिंसिपल क्या है? ना पढ़ो ठीक है भाई, अपने लिए पढ़ना है, कौन सा मेरे लिए पढ़ना है? मैं तो आपके लिए कहा था पढ़ के आना है आपने। अच्छा जी, काइंड्स ऑफ टैक्सेस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स, सेम परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल टैक्स पेयर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर अर्निंग्स। प्रोपोर्शनल टैक्स अप्लाइज द सेम रेट अक्रॉस लो मिडिल एंड हाई इनकम टैक्स पेयर। जैसे मैंने आपको बताया यूएई में 5% उन्होंने लगाया, तो 5% सब के ऊपर है। 1000 दिरहम कमा रहे हो तो भी 5% है, लाख दिरहम कमा रहे हो तो भी 5% है, 1 करोड़ दिरहम कमा रहे हो तो भी 5% है। 5% फ्लैट, कोई कमी बेशी नहीं है। ये एक रेट ऑफ टैक्स लगाने का एक तरीकाकार है। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव का मतलब ये होता है टैक्स दैट टेक्स अ लार्ज परसेंटेज फ्रॉम पर्सन्स लो इनकम देन फ्रॉम अनदर पर्सन्स हाई इनकम। रिग्रेसिव में ये होता है कि जिस कम आमदन वालों के ऊपर ज़्यादा टैक्स है, ज़्यादा आमदन वालों के ऊपर कम टैक्स है। रेट मिसाल के तौर पर हमने कहा जी कि जिसकी भी इनकम 2 मिलियन तक है जी उसके ऊपर 30% टैक्स है। जिसकी इनकम 2 मिलियन से ऊपर चली गई है उसके ऊपर फिर ना 20% टैक्स है। तो वहाँ पर आपने रिग्रेसिव टैक्सेशन कर दी है। बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हैं, आप ऐसी इकोनॉमी में बैठे होंगे जहाँ पर प्रीडोमिनेटली लार्ज पब्लिक जो है वो कम पैसे कमाती है, तो आपने पैसे तो लेने हैं ना कहीं से। तो आप बेसिकली लोगों से इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि भाई ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा काम करो, ताकि तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा हो तो तुम कम टैक्स दो। अगर तुम अपना प्रॉफिट वहीं पर ही मेंटेन करते हो एक पर्टिकुलर लेवल पर, फिर तुम्हें ज़्यादा टैक्स लगेगा, परसेंटेज बड़ी होगी तुम्हारी। लेकिन जूँ जूँ किसी की इनकम बढ़ती जाएगी यार, उसके ऊपर तो कम परसेंटेज भी लगाएंगे तो भी ज़्यादा पैसे आएंगे। तो इसलिए उसको हम रिग्रेसिव टैक्सेशन के सिस्टम में ले जाते हैं। ये एक तरीकाकार है, हर कंट्री का अपना अपना तरीकाकार है। कोई फ्लैट पे भी है, कोई रिग्रेसिव पे भी है और कोई प्रोग्रेसिव पर भी हैं। हमारे कंट्री में ये जो तीसरी चीज़ आ रही है प्रोग्रेसिव टैक्स, ये सिलसिला है इंडिविजुअल्स के लिए, एओपीज़ के लिए। प्रोग्रेसिव ये है कि जो लो इनकम वाले लोग हैं उनसे कम परसेंटेज पे टैक्स लिया जाए, जो हाई इनकम वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा परसेंटेज पे टैक्स लिया जाए। सो मच सो कि सैलरीड पर्सनस के लिए टैक्स जो है वो, या बिजनेस पर्सनस के लिए टैक्स 35% तक भी चला जाता है। अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो आपके ऊपर 35% तक भी चला जाएगा। 4 लाख तक कमा रहे हो तो कोई टैक्स नहीं है, साल का 4 लाख कमाया कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख कमाया तो 2% टैक्स है 4 से 6 तक। फिर आगे स्लैब बने हुए हैं प्रोपोर्शनल, जूँ जूँ आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आपका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव है, हमारे कंट्री में प्रोग्रेसिव है। ज़रा देख लीजिए एक दफ़ा, तीनों टाइप्स को पढ़ के समझ आती है आपको।
large percentage from high income earners than it does from low income earners. In other words, more one earns, the more tax he would have to pay. Tax amount is proportionately equal to someone's status in the society. Rich man should pay more than a poor man. सही है? तीनों को जरा देख लीजिए, ये हैं। अब इसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया है? काइंड ऑफ टैक्सेस। तो आपको अगर सवाल आता है तो यू शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड कि प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और फ्लैट टैक्सेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, फ़र्क क्या पाया जाता है। आदि तौर पर इसकी अगर डेफिनेशन पर ही जाए ना तो यही चीज़ समझ आती है कि इट गेट्स सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम, कि इनकम का कुछ हिस्सा ये ले जाएगा इनकम टैक्स, तो इसलिए वो परसेंटेजेस में ही होता है। तो जो ज़्यादा कमा रहे हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है। हाँ ऐसे ही है, ये इस तरह की इकोनॉमीज़ में होता है जहाँ पर आपकी एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन जो है वो एक सर्टन इनकम लेवल से नीचे है। अब आपने मुल्क तो चलाना है, फिर उन्हीं से ज़्यादा टैक्स लेंगे। हर इकॉनमी का ना अपना अपना एक तरीकाकार होता है चलने का। कुछ इकॉनमी जो है ना वो जो लार्जली एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमीज है ना, वहाँ पर जो गरीब होता है ना वो भी उतना गरीब नहीं होता जितना बाकी मुल्कों का गरीब होता है। जैसे अमेरिका का जो गरीब भी है ना, अमेरिका के इकोनॉमिक सर्कल्स में जो गरीब भी है वो दुनिया की 80% आबादी से ज़्यादा अमीर होते हैं। तो अब उस कंट्री में बैठ के पॉलिसी बनाना एक और चीज़ है और पाकिस्तान में बैठ के पॉलिसी बनाना एक और चीज़ है। तो आपने अपने कंट्री के हिसाब से देखना होता है कि हमें क्या सूट करता है। अगर हम चाहते हैं कि लोग यार बड़े बड़े कारोबार करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, तो हम बड़े प्रॉफिट्स बड़े उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स कम कर देंगे। जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है वो कैसे कमा रहा होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा होगा, एक्सपोर्ट्स कर रहा होगा, ओवरऑल इकॉनमी को फ़ायदा दे रहा होगा, कुछ कर ही रहा होगा ना, तो हम उसको टैक्स में थोड़ी सी छूट दे देते हैं। उसके बरक्स जो ऐसे लोग हैं जो उधर ही पैसे कमाते हैं, उधर ही खर्च करते हैं, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। रिग्रेसिव टैक्सेशन वैसे ना दुनिया में ज़रा कम पाई जाती है, बहुत ज़्यादा अडॉप्टेड नहीं है। सर्टन कंट्रीज़ हैं नॉर्डिक रीजन के, उनके अलावा नहीं है। ऐसा ही वो कंट्री ने बनाया ही सिस्टम अपना इस तरह का है ना। एक कंट्री है वो ये समझता है कि जो 1 लाख रुपया कमाता है ना उससे मैंने लेना है 15%, तो इससे मैं 15,000 रुपये का टैक्स लूँगा। एक कंट्री की रिग्रेसिव टैक्सेशन वाला ऐसे चल रहे हैं। जबकि जो 1 मिलियन कमा रहा है ना उससे मैंने 15% नहीं लेना। अब 1 मिलियन कमाने वाले से भी अगर मैंने 15,000 लेना हो तो मुझे इसको कितने परसेंट पे टैक्स करना पड़ेगा? मैं इसको 1.5% पे भी अगर टैक्स कर दूंगा तो भी ये 15,000 दे जाएगा। ठीक है, चलो मैं 1.5 पे नहीं करता, मैं इसको 10% पे कर देता हूँ। मैंने इसको 5% कम कर दिया ज़्यादा कमाने वाले को, तो भी ये कितना टैक्स दे रहा है? तो भी 1 लाख रुपया टैक्स दे रहा है। ये काफ़ी टैक्स दे रहा है, उसकी निस्बत तो बहुत ज़्यादा दे रहा है। वो अपने हालात में समझ रहा है कि मैंने बड़ा टैक्स दिया है, लेकिन उसका जो इनपुट है ओवरऑल इकोनॉमी में वो तो फिर भी इसके 10% से भी कम है। ठीक है, एक बंदा 10 मिलियन कमाता है, मैं उसको सिर्फ 5% भी उससे ले लूँ 10 मिलियन वाले से, तो वो भी 5 लाख रुपये बनता है। तो अब ये रिग्रेसिव टैक्सेशन का सिलसिला है कि आप टैक्स का रेट थोड़ा कम करते जा रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा वालों के लिए। ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं वो कारोबार से कमा रहे होंगे ना, तो कारोबार ओवरऑल भी तो इकॉनमी में एक रोल प्ले करता है ना। जबकि इसके बरक्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है ना वो डिफरेंट है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इसके उलट है, वो ये कहता है कि यार ये बेचारा पहले ही बड़ा हैंड टू माउथ है, तो इससे तो हमें ना 5% ही लेना चाहिए। ये 5% देगा तो 5,000 रुपये देगा, चलो कोई बात नहीं, 5,000 निकाल लेगा लाख में से। इसके लिए हम कहते हैं अच्छा चलो 10% दे, ये 1 लाख रुपया ही दे।
इसको हम कहेंगे ये 15% दे, ये 15% देगा तो कितना बनेगा, 15 लाख रुपया। अब बात ये है कि ये 15 लाख भी दे देगा तो 10 मिलियन में से 15 लाख क्या है, इसके पास फिर भी 8.5 मिलियन बच जाएगा। ये इसके पास 10% दे के भी 9 लाख पीछे बच जाएगा। तो इसलिए लोगों के हिसाब से लोग टैक्स करते हैं। कल हमने पढ़ रहे थे ना परसों नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, बड़ा एक इंटरेस्टिंग नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक हमारा कुछ कारोबारी ताल्लुक है स्वीडन में कुछ लोगों के साथ, तो वो आए हुए थे यहाँ पर, तो मेरे घर खाने पे आए। तो पहले तो वो पाकिस्तान का कल्चर देख के ज़रा डिफरेंट ही हैरान ही होते हैं ना कि यार इतना ये घर मैनेज कैसे होते हैं, कि वो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। वो कहते हैं इस घर की सफाई कौन करता है, क्या सफाई करने वाले लोग होते हैं जो सफाई करते हैं, मतलब काम करने वाले लोग होते हैं, उनका काम ही होता है। बड़ा हैरान हुआ, कहता है आप लोग डोमेस्टिक हेल्प ले सकते हैं। मैंने कहा इतनी महंगी नहीं है पाकिस्तान में, ज़रा सस्ती मिल जाती है। फिर वो मुझसे पूछता है जी आप जो है ना आप लोगों के कल्चर में क्या होता है, दोपहर का टाइम, तो वो कहते हैं आपकी मिसेस घर पे हैं, वो कैसे घर पे हैं इस वक्त। वो नहीं कहीं भी होती, वो घर पे ही होती। कहता है यू आर सो रिच। मैंने कहा नहीं आई एम नॉट दैट रिच, लेकिन इसमें रिच वाली कौन सी बात है। वो ये कहता है कि हमारे यहाँ नॉर्वे में स्वीडन में अगर मैंने फ़र्ज़ करो अपनी बात कर रहा है कि मैंने अगर ये कहना हो ना कि अच्छा चलो मैं काम कर लेता हूँ, मेरी स्पाउस मेरी वाइफ जो है वो घर में बच्चों को देख लेगी, तो मुझे अपनी इनकम के ऊपर डबल टैक्स देना पड़ता है। अगर मेरी वैसे इनकम के ऊपर टैक्स 25% है, तो इस वजह से कि मैं अपने स्पाउस को भी वो सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी इनकम के ऊपर 40% टैक्स हो जाएगा। अब मैं जितनी मर्जी अच्छी जॉब कर लूँ, जितनी बड़ी मर्जी जॉब कर लूँ, जितना मर्जी ज़्यादा पैसा मैं कमा लूँ, अगर मैंने अपने स्पाउस को सपोर्ट करना है तो उन्होंने कहा आपका टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो अब फिर हमें क्या करना पड़ता है कि अच्छा दोनों ही काम करें, कुछ ना कुछ तो करें। तो फिर हम एक बड़ी अच्छी जॉब करने की बजाय 2 मीडियम साइज़ की जॉब्स कर लेते हैं कि अच्छा चलो यार काम तो करना है ना, बिकॉज वहाँ पर अफराधी क़ुव्वत की कमी है, लोग कम है, पीपल नंबर ऑफ वर्किंग पीपल आर लेस, उनके पास उतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, काम ज़्यादा हैं। वो कहते हैं जी अगर हमारी 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन घर बैठ जाएगी तो फिर हम मुल्क कैसे चलाएंगे। मैं नहीं हमारे पास लोग बहुत हैं, हमें अभी ये टेंशन नहीं है, लोग बहुत हैं। काम भी हैं, लोग भी हैं, लोग काम करना नहीं चाहते। हमारे डिफरेंट तरह कल्चर। टैक्स एज ए नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, देखो उन्होंने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव बना लिया ना इसको, उन्होंने डबरी टाइट करने के लिए इस्तेमाल कर लिया उसको कि भाई तुम लोगों ने घर बैठने, ठीक है तुम्हारा स्पाउस अपनी इनकम के ऊपर डबल टैक्स दे। आप बेरोजगार हो गए, आपके स्पाउस पहले नहीं काम कर रहे, आपको सोशल सिक्योरिटी आधी मिलती है, जो वैसे लोगों को पूरी मिलती है ना, आपको आधी मिलती है। आप तो पहले ही ऐसे कर रहे थे, आप तो काम ही नहीं करना चाहते। तो फिर चारों ना चार दे हैव टू वर्क, जाना ही पड़ते हैं। वो अलग बात है कि उनके काम के तरह तरीके थोड़े से मुख्तलिफ हैं। वहाँ पे किसी एम्प्लॉय को निकालना हो तो दुनिया का सबसे बड़ा हिसाब है, निकालने से उस लीगल सूट में चले जाते हैं, लंबे लंबे मसले बन जाते हैं। 2 घंटे की छुट्टी भी मिलती है कि आपने इस 2 घंटे में जाके बच्चों को बाहर खिलाने के लिए लेके जाना है, वो हर अल्टरनेट डे पे 2-2 घंटे का ऑफ मिलता है। कल्चर है। आगे बताओ जी क्या है। अच्छा कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स इज एन इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। इन्फोर्स्ड जाहिर है वॉलंटरली तो कोई भी टैक्स नहीं देना चाहता, इन्फोर्स ही करवाना पड़ता है, कोई भी खुशी से टैक्स नहीं देता। टैक्स इज जनरली पेएबल इन कैश, आप एसेट्स नहीं दे सकते कि ये टैक्स लेना है तो चलो ठीक है मेरी गाड़ी ले जाओ, टैक्स लेना तो ठीक है मेरा घर बेच लो। आपने जमा कराना होता है बैंक में, कैश जमा कराना होता है, टैक्स आपने ऐसे पे करना होता है। वो अलग बात है कि अगर आप बागी हो जाएं कि मैं नहीं देता टैक्स, जाओ करो जो करना है, तो फिर वो एक स्टेज आती है जिस स्टेज पे आके आपकी प्रॉपर्टी वगैरह जब्त कर सकते हैं। लेकिन पहले वो आपसे कैश ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लाओ बैंक में जमा करा दो। टैक्स इज प्रोपोर्शनेट इन करेक्टर। अब इट शुड बी के साथ है, इट शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जो ज़्यादा पे कर सकते हैं उसे ज़्यादा लें, जो कम पे कर सकते हैं उसे कम लें, बट इट इज़ शुड बी, ऐसा है नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। टैक्स इज लेविड यानी इम्पोज किया जाता है ऑन इनकम, ट्रांजेक्शन्स और प्रॉपर्टी। ठीक है जी, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स हमारे यहाँ प्रोविंस कलेक्ट करता है प्रॉपर्टी टैक्स। इनकम के ऊपर इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेती है।
टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट विच हैज जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन अमलदारी, हमारे पूरे पाकिस्तान के ऊपर अमलदारी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन सर्विसेज के लिए अमलदारी है यहाँ पर पंजाब की। सर्विसेज का टैक्स फेडरेशन नहीं ले सकती, सूबा लेगा। टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट विच हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द पर्सन और प्रॉपर्टी, टैक्स इज लेविड बाय लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट। ये आपको मैंने बता दिया था। हमारे यहाँ कौन टैक्स लॉ बनाता है? पार्लियामेंट, जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी, नेशनल असेंबली। टैक्स इज लेविड फॉर पब्लिक पर्पजेज, टैक्सेस का मकसद हमेशा जो ओवरऑल कंट्री का पर्पस है, कंट्री के जो अखराजात हैं उसको मीट करना होता है। आपको पता है ना, मुल्क का बजट बनता है, हर साल जून में बजट आता है। जो बजट होता है ना वो ऐसे ही बनाया जाता है, रिसीट्स इतनी होंगी, पेमेंट्स इतनी होंगी। रिसीट्स में सबसे बड़ा जो चंक होता है वो टैक्सेस का ही होता है कि इतना पैसा टैक्सों से रिसीव होगा। 6000 अरब रुपए पे ले गए टैक्स की कलेक्शन को। कल ना वो पीटीवी स्पोर्ट्स पे मैच आ रहा था, उसके दरमियान में आ रहा था वो पीटीवी पे ना वो गवर्नमेंट के कारनामों के ऊपर आ रही थी छोटी छोटी, उसमें बता रहे थे कि जी गवर्नमेंट जो है आपकी टैक्स की कलेक्शन ये 4200 अरब से 6000 अरब पे ले गए। 6000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा होता है। तो मेरे एम ही जहन में, मैं मुख्तलिफ चीज़ों पे सोचता रहा था, मेरे ऐसे जहन में आ रहा था कि गवर्नमेंट अपनी कारकर्दगी के तौर पे बता रही है ये वाली बात। अच्छी बात है, गवर्नमेंट की कारकर्दगी है। क्या ये अच्छा हो कि साथ में ना एक आवाम का शुक्रिया अदा कर दें कि जी आप लोगों की बेहतर कंप्लाइंस की वजह से अब टैक्स की कलेक्शन बेहतर होगी, हम आपको सलूट पेश करते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा एक ज़रा जो होता है ना वो एक कर्टसी जो है ना वो बढ़ जाती है। और वो अपने क्रेडिट में ले रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शन 6000 अरब कर दी। वो किससे की है? मुझसे की है ना, मेरा शुक्रिया तो अदा कर दो। नहीं कहूँगा मैं किसी को ये है। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज याद करने वाली बात नहीं है, बस एक दफ़ा पढ़ने वाली बात थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कहाँ लिखा है? अच्छा, प्रॉमिसरी नोट्स, प्रॉमिसरी नोट्स, प्रॉमिसरी नोट्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह लॉ में। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉमिसरी नोट होता है आई ओ यू, मैं लिख के आपको दे दूंगा, मैंने आपका 10 लाख रुपया देना है, मैं दे दूंगा, लिख के आपको दे दिया। टैक्स वाले नहीं मानते, वो कहते हैं जी कैश दो। थोड़े दिन पहले एक साहब मिले, वो 2018 में ना एमनेस्टी आई थी, तो उन्होंने काफ़ी कोई लंबे चौड़े काम ख़राब किए हुए थे पीछे, वर्किंग करने आए। तो वर्किंग करके मैंने उनको बताया कि आपका टैक्स जो है ना, उसका टैक्स बनता था कोई एमनेस्टी के मुताबिक ना 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का टैक्स बनता था। 5% एमनेस्टी थी, 1 करोड़ रुपए का टैक्स था। तो इसका मतलब है कि उसने कोई 20 करोड़ रुपया कमाया जो था वो कमाया हुआ था पीछे। मैं कहा चलो ये जमा कराओ, अब गवर्नमेंट ने एमनेस्टी दी। 1 करोड़ रुपया बनता था। मुझे वो पूछता है कितना बनता है, मेरे ऐसे जहन में है कि इसने पहले कितना पैसा खाया हुआ है, इसको चाहिए थोड़े से ज़्यादा पैसे दे। मैंने उसको आपका 1.5 करोड़ रुपया बनता है। कहता नहीं फलां तो मुझे कह रहा था 1 करोड़ रुपये में गुजारा हो जाएगा। मैं कहा नहीं गुजारा ही है ना, फिर खुल जाएगा, फिर आपको 1.5 करोड़ रुपया जमा कराना चाहिए टू बी ऑन द सेफर साइड। कहता जी आखिरी बात है कि जी आखिरी, चलान बना दे। मैंने चलान बना दिया, उसने 1.5 करोड़ जमा करा दिया। मुल्क का फायदा हो गया। वो थोड़े दिन पहले मिला मुझे, थोड़े दिन पहले मिला मुझे। अच्छा वैसे अगर फ़र्ज़ कर लो वो ना देता ना, मिसाल के तौर पर एमनेस्टी ना आई होती, एमनेस्टी ना आई होती उस वक्त, तो उसका कोई 7-8 करोड़ रुपया बनता था, जो कि उसने पिछले सालों में खाया हुआ था। तो कुछ तो मैंने कहा चलो गवर्नमेंट को जाए। तो अब वो क्या मिला मुझे, तो अफसोस क्या कर रहा है, कहता है यार आमिर साहब मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस वक्त। मैंने किस चीज़ का? मैं शायद को पता चल गया कि मेरी कैलकुलेशन गलत थी। कहता नहीं वो मेरी ना उस वक्त मेरी वो क्रूज़र बिक गई वो टैक्स देने के लिए, बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे। मैं कहा जी मैं आपके अफसोस में बराबर का शरीक हूँ, क्या कर सकते हैं, टैक्स खाया हुआ भी तो आप नहीं था। तो गवर्नमेंट ने खुद एमनेस्टी स्कीम दी हुई थी कि जिसने जो कुछ डिक्लेयर करना है 5% दो डिक्लेयर कर दो, तो उसने भी डिक्लेयर करवा दिया उसके। एक यहाँ पे सेठ हैं, बड़े सेठ हैं, उन्होंने 20 अरब रुपये जमा कराए थे, 20 अरब रुपये डिक्लेयर किए थे। इसमें से उनका 5 अरब रुपये जो थे वो एक ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट के थे जो बड़ा अरसा जेल में रहा। बड़े लंबे लंबे किस्से। अब आप ढूंढे कौन सा जेल में रहे पब्लिक सर्वेंट था, एक पंजाब गवर्नमेंट का। अच्छा जी, प्रिंसिपल साउंड टैक्स सिस्टम के क्या है? फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल एडिक्वेसी का मतलब क्या है? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टेकन एज ए होल should be sufficient to meet the expenditure of the government
regardless of the business, export, tax, trade balance and problems of economic adjustments, revenue should be capable of expanding or contracting annually in response to variation in public expenditure. देखो वो ये कह रहे हैं कि होना ये चाहिए असूली तौर पर कि इतनी गुंजाइश हो आपके पास कि आपका पैसा टैक्सों से इतना आ रहा हो कि आप अपने मुल्क के खर्चे चला सकें, ये ना हो कि आप हर वक्त शॉर्ट ऑफ फंड्स हैं। और आपकी इकोनॉमी इस तरह की होनी चाहिए कि जब चाहें आप टैक्स की कलेक्शन बढ़ा लें और अगर कम करना चाहें तो कम भी कर लें इन रिस्पॉन्स टू क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो कम होने का तो सवाल नहीं होता, हर दफ़ा बढ़ता ही है। लिहाजा उन्होंने कहा कि आप इसको ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ये नहीं कह रहे कि हमारा सिस्टम ऐसा है, हम तो हर दफ़ा डेफिसिट का बजट बनाते हैं। इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, टैक्सेस लेविड मस्ट बी बेस्ड अपॉन एबिलिटी ऑफ सिटीजन टू पे। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी अगेन वही एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी के टैक्स जो आप कलेक्ट कर रहे हैं उसकी कलेक्ट करने की कॉस्ट उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन अ सक्सेसफुल टैक्स सिस्टम टैक्स शुड बी क्लियर and plain to taxpayer, capable of enforcement by adequate and well-trained public officials, convenient as to time and manner of payment and not unduly burdensome। ठीक है जी, ये सारी बातें याद करने वाली नहीं है, एक एक दफ़ा देखने वाली हैं, आपको याद खुद ही रह जाएंगी। कंसिस्टेंसी और कंपेटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स, आपके जो मुआशी अहदाफ हैं गवर्नमेंट के, टैक्स सिस्टम उसके साथ अलाइंड होना चाहिए। आप चाहते हैं जी मैंने पाकिस्तान में इंडस्ट्री को ना बहुत प्रमोट करना है, लेकिन साथ ही आप कहते हैं इंडस्ट्री के ऊपर मैंने टैक्स भी बढ़ा देना, 35% से 50% पे कर देना, कैसे लगेगी इंडस्ट्री? फिर आपके इकोनॉमिक गोल के साथ कोहेरेंस ही नहीं है उसकी। आप चाहते हैं इंडस्ट्री बढ़े तो भाई टैक्स कम करो उसके ऊपर। आप चाहते हो कि पाकिस्तान में ना यार ये जो प्लास्टिक का काम है ना जो चाइना से आती है सारी ख़त्म करनी है चाइना से, पाकिस्तान में प्लास्टिक के ऊपर फिर दो, आप इंसेंटिवाइज करो उसको। ये तो ना करो कि प्लास्टिक का दाना जो बाहर से आता है उसके ऊपर सबसे हाई रेट लगा दो। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, अभी सुनना इकोनॉमिक गोल्स की कंसिस्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, आपसे कहते हैं कि बिजली बहुत महंगी हो रही है, बिजली बहुत महंगी हो रही है, सोलर पैनल लगवाओ यार अपने अपने, ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाओ तुम लोग। ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ लोग जाना शुरू हो गए, सोलर पैनल आना शुरू हो गए, सोलर लगवाना शुरू कर दिया लोगों ने। अच्छे पोश इलाके में जाएँ, हर घर में अपने अपने पैनल पड़े हुए। गवर्नमेंट ने पैनलों के ऊपर सेल टैक्स लगा दिया 17%। या पैनल मंगवा रहे हैं 17% सेल टैक्स होगा। और भाई तुमने कहा था कि अपनी बिजली बनाओ, हमने पैनल मंगवाने शुरू किया, अब तुम कह रहे हो 17% टैक्स दो। वो कहते हैं हाँ जी इसके साथ बनाओ अपनी बिजली, ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट बढ़ा दिया आपने। वो पहले सोलर पैनल का एक आपने छोटा सा यूनिट भी लगाना हो तो 5-7 लाख रुपए का बनता है, 17% टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। तो दिस इज़ नॉट कोहेरेंस विद द गोल्स। LED लाइट्स, आपने LED लाइट्स के ऊपर बहुत काम किया पिछले 2-3-4-5 साल में कि जी LED लाइट्स जो है ना बाहर से आएँ और LED लाइट्स पे काम हो, क्योंकि LED लाइट कम बिजली खाती है तो हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो ज़ाहिर है पूरा मुल्क अगर LED पे चला रहेगा तो ज़रा कंजम्पशन कम हो जाएगी। इसके ऊपर भी टैक्स लग गया। एनीवेज, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में आपको मैंने बताया कि इनकम टैक्स है। पाकिस्तान में इनकम टैक्स जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हिसाब से प्रोमलगेट किया जाता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वो चीज़ है जो आपके रहेगी हमारे डिस्कशन में जब तक क्लासेस हैं और जब तक आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 याद कर लेना है। ऑर्डिनेंस का वर्ड बोला जाए तो ऑर्डिनेंस मीन्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। लॉ का जब भी नाम लिखना होता है ना तो उसका ईयर साथ लिखना होता है। सेल टैक्स एक्ट 1990, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कोई ये ना समझे कि इससे पहले इनकम टैक्स ही नहीं लेते थे पाकिस्तान में। 2001 से पहले 1979 का कानून था। 1979 से भी पहले कोई 1800 कुछ का कानून था, गोरों का बनाया हुआ चलता आ रहा था। टैक्सेस लेविड जनरली ऑन नेट इनकम ऑफ टैक्स पेयर। हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम बना रखे हैं इनकम टैक्स की कलेक्शन के लिए, आपके पास लिखे हुए हैं। और ये 5 हेड्स ऑफ इनकम जो हैं इनकी बड़ी आगे जाके बड़ी हमारी बातें होनी है। हर हेड के ऊपर कम से कम एक चैप्टर तो है। सबसे ज़्यादा लोग सैलरी इनकम में फॉल करते हैं कि सैलरी एक हेड ऑफ इनकम है। कुछ लोग फिर इनकम फ्रॉम
प्रॉपर्टी अर्न करते हैं। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं है, ये रेंटल है कि जो रेंट लेते हैं प्रॉपर्टीज का, ये वो इनकम है। कुछ लोग फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न कर रहे होते हैं। इसके ऊपर आपका एक चैप्टर है, इसके ऊपर भी एक चैप्टर है, इसके ऊपर आपके 2 चैप्टर्स हैं। फिर आपकी है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स होते हैं एसेट्स को सेल परचेज करने के ऊपर जो आपको गेन्स आते हैं। प्रॉपर्टी बेच दी उसके ऊपर गेन आ गया, ज्वेलरी बेच दी उसके ऊपर गेन आ गया, पत्थर बेच दिया उसके ऊपर गेन आ गया, ये आपका कैपिटल गेन कहलाता है। हम करेंगे इसके ऊपर तफसील में बातें। और फिर आखिरी हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कहीं पर भी नहीं क्लब हो रही, वो अदर सोर्सेज की इनकम है। तो एक पर्सन के एक से ज़्यादा हेड्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आदमी सैलरी भी ले रहा हो, बिजनेस इनकम भी आ रही हो, सैलरी भी ले रहा है, प्रॉपर्टी भी आ रही है, इनकम उसकी, सैलरी भी ले रहा है, साथ में उसने कोई एसेट भी बेचा, कैपिटल गेन भी आ गया। हमने कंप्यूटेशन सीखनी है, हमने सीखना ही ये है कि किसी पर्सन के ये जितने हेड्स ऑफ इनकम है अगर दिए हुए हों कि इसकी इतनी इतनी इनकम आ रही है तो उसके ऊपर टैक्स कैसे बनाने, क्या छूट है उसको, क्या नहीं छूट है, कितना टैक्स बनना है, ये आपने बना के देना है। बाय द एंड ऑफ द क्लासेस वी शुड बी एबल टू डू दिस। कैपिटल वैल्यू टैक्स। कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या होता है? जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर सीवीटी लगाया जाता है। सीवीटी एक सर्टन बड़ी माइनर सी परसेंटेज है, 1% तक होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स हैं कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेल्स टैक्स क्या होता है, जो आप गुड्स बेचते हैं उसके ऊपर 17% टैक्स इम्पोज करना होता है। आप कोई भी शॉप पे कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, आप उसके ऊपर टैक्स दे के आते हैं, साथ में चीज़ की कीमत देते हैं, साथ में 17% सेल टैक्स देते हैं। आप चंद चीज़ों को छोड़कर जो बड़े ज़रूरी आइटम्स हैं, बाकी हर चीज़ के ऊपर आप टैक्स दे रहे होते हैं। तो ये सेल टैक्स है, 17% है पाकिस्तान में जनरल रेट। जो भी चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट होगी उसके ऊपर भी लगेगा, जो भी चीज़ पाकिस्तान में बेची जाएगी उसके ऊपर भी लगेगा, अनलेस के किसी चीज़ को छूट दे दी हो गवर्नमेंट ने। जैसे दवाइयों के ऊपर छूट है, दवाइयों के ऊपर सेल टैक्स नहीं लगता, 0% पे लगता है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर छूट है कि उसके ऊपर नहीं लगाते हम, लेकिन बाकी हर चीज़ पे लगते हैं। तो ये हमने सेल टैक्स के 3 चैप्टर्स हैं हमारे जो बुक में। इसके इनकम टैक्स के बाद हमारा जो सेल टैक्स है, इसके ऊपर हमारे 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें सेल टैक्स की थ्योरेटिकल पोर्शन भी बड़ा वैल्यूएबल है और इसकी न्यूमेरिकल भी। बहुत मार्क्स देने वाला एरिया है। 30 नंबरों का आपका सेल टैक्स है, 30 मार्क्स का, 70 मार्क्स का आपका इनकम टैक्स है। इसके अलावा 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सिर्फ आपको इसकी थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। कल मैंने आपको कस्टम ड्यूटी के बारे में बता दिया था कि क्या होती है, कि जो गुड्स पाकिस्तान में आती हैं या पाकिस्तान से जाती हैं उनके ऊपर कोई कस्टम्स एक्ट अप्लाई होता है और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी अप्लाई की जाती है। जनरली ज़्यादातर इम्पोर्ट्स के ऊपर होती है। गुड्स इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान आर लायबल टू रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज as prescribed in Pakistan customs tariff. Custom duties in the PCT, ये जो पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ लिखा है ना, आपने इसको PCT की एब्रीविएशन को याद रखना है। PCT हेडिंग्स आपको मिलेंगे जगह जगह पर, हर चीज़ जो इंपोर्ट हुई एक्सपोर्ट हुई ना उसके साथ PCT हेडिंग लिखे हुए होंगे। आप गूगल भी करके देखेंगे कि PCT हेडिंग क्या होते हैं, आपको मिल जाएंगे। कस्टम ड्यूटीज इन फ्रॉम एंड these duties form a major part of total tax receipts. Rate of structure of duties is determined by a large number of socio-economic factors. Socio-economic factors क्या? Desirable imports, undesirable imports, good exports, not so good exports. उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज का होता है बेसिस कि किसके ऊपर ज़्यादा लगनी, किसके ऊपर कम लगनी है। Import tariff has been an industrial bias by keeping the duties on इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड मशीनरी एंड रॉ मटेरियल लोअर देन दोज इन कंज्यूमर गुड्स। हम जाहिर है हम कहते हैं कि भाई तुम मशीनरी मंगवा रहे हो, तुम बिजनेस करोगे, गुड यार मंगवाओ, हम तुम्हें ड्यूटी कम कर देते हैं। तुम मशीनें मंगवा रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा कारोबार का इरादा है, वेरी गुड, कारोबार करोगे तो जाहिर है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे ना, टैक्स दोगे, तुम तो एक ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट बनने जा रहे हो। लेकिन तुम कहते हो नहीं मैं तो जी वो कैट और डॉग फूड इम्पोर्ट कर रहा हूँ अपने कुत्ते बिल्लियों के लिए।
हम तुम्हें ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, हम तुम्हें ज़्यादा ड्यूटी लगाएंगे, वो कहते लगा लो, लेकिन मैंने मंगवाना है। हम फिर उससे ज़्यादा ड्यूटी लेके उसको मंगवाने की इजाज़त दे देते हैं। एक्चुअली हम ना इम्पोर्ट्स को ना बिल्कुल बैन नहीं कर सकते, बिल्कुल बैन नहीं किया जा सकता हर चीज़ को। वो दुनिया भर के साथ हमारे माहदे भी तो हैं ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर WTO के हिसाब से, तो इसलिए फिर इस तरह की हरकतें की जाती हैं। कोई बंदा मंगवा रहा है लग्जरी आइटम्स सिर्फ कंज्यूम करने के लिए, तो उसको हम ज़्यादा लगाएंगे ना ड्यूटीज़। जबकि कोई कह रहा है कि मैं प्लांट वगैरह मंगाना चाह रहा हूँ, इससे मैं ज़रा बिजनेस करूँगा, तो जाहिर है भाई फिर वो उसका बनता है। हाँ, उससे ले रहे हैं कि तुम बिजनेस करोगे तो तुम ज़्यादा टैक्स दोगे, बिल्कुल ऐसा सही कह रहे हो आप। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है ना, कुछ चीज़ों के ऊपर ऐसा है कि सेल टैक्स नहीं लगाया जाता, उनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, उनके ऊपर सेल टैक्स नहीं होता। ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो होती है ना, सेल टैक्स की तरह से इम्पोज की जाती है। जैसे कुछ होता है ना कि जी एक आपने सेल की तो उसके ऊपर 17% लगाना है। कुछ लोगों से कहते हैं नहीं तुम सेल करो ना करो, तुमने प्लांट लगाया हुआ है ना, इस प्लांट के ऊपर इतनी फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, तुमने फेडरल एक्साइज ड्यूटी देनी है। फेडरल एक्साइज ड्यूटीज आर लेविड ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स, यानी कम गुड्स पर लगाई जाती है, प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विस प्रोवाइडेड और रेंडर्ड इन पाकिस्तान। On most of the items, federal excise duty is charged on the basis of value or retail price. Some items are, however, chargeable to duty on the basis of weight or quantity. Classification of goods is done in accordance with harmonized commodity descriptions and coding system, which is being used all over the world. All exports are liable to 0% federal excise duty. ये जो हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम है ना, इसके लिए जनरली जो टर्म यूज़ होती है ना, वो यूज़ होती है HS कोड। HS कोड यूनिवर्सल है दुनिया भर में। यूनिवर्सल से मुराद क्या है कि अगर फर्ज कर लो ये मार्कर इंपोर्ट हो रहा है ना, तो इसका एक HS कोड होगा, इस तरह के मार्कर्स का पूरी दुनिया में एक ही HS कोड होगा इनका। अगर ये बुक्स इंपोर्ट हो रही है ना, तो बुक्स का एक ही HS कोड होगा। मशीन कोई पर्टिकुलर टाइप की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है तो उसका एक ही HS कोड होगा। याद करने वाली बातें नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कभी कहा जा सकता है कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और GST को थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो ये जी ओवरऑल मोटा मोटा जो हमारा कल्चर है टैक्सेशन का, जो सिस्टम है टैक्सेशन का पाकिस्तान में, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन कंक्लूड होती है इस तरह से। कोई बात इसमें डिस्कशन वाली है तो बताओ, वरना चैप्टर 1 आपका मुकम्मल हो गया। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 बुक जो है उनसे कहा है, वो कह रहे हैं कल तक इंशाल्लाह आपके कैंपस में पहुंचा देंगे जो ये वाली, तो कल इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। मीनवाइल आपके पास PDF में तो है ही। कोई डिस्कशन वाली बात? कल से कोर अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट जो है ना शुरू हो जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट टैक्स ईयर का, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन वगैरह का कल से इंशाल्लाह शुरू कर देंगे हम। ठीक है जी, कोई परेशानी? सॉरी, किसकी हिस्ट्री? किसकी हिस्ट्री? पढ़नी है? कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं। कवानीन लिखें कि पहले ये कानून आया था, फिर वो कानून आया था, फिर वो कानून आया था। पहले पाकिस्तान में था जी 1860 से वो कह रहे हैं कि इनकम टैक्स पाकिस्तान में लगा था, हिंदुस्तान में लगा था पहली दफ़ा 1860 में। 1857 में आए अंग्रेज़ यहाँ पर, वो आए तो पहले से हुए थे। 1857 में जंग हुई, एक बड़ी जंग आज़ादी। उस जंग में गोरों का कुछ काफ़ी खर्चा हो गया, लेकिन वो जंग जीत गए। तो जब जंग जीत गए तो उन्होंने 1860 में टैक्स लगा दिया कि इस जंग में हमारा जो नुकसान हुआ है वो आप लोगों से पूरा किया जाएगा, तो टैक्स दो। वो टैक्स फिर उन्होंने 5 साल तक लिया। 1865 में उन्होंने फिर उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर उनको बाद में ख्याल है कि यार काम तो अच्छा था, वो इनसे लिया जा सकता था टैक्स। वो उन्होंने 1886 में फिर एक कानून बना दिया इनकम टैक्स का, जहाँ पर फिर लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दिया। जो 1886 में टैक्स का सिस्टम शुरू हुआ था ना यहाँ पर, हमारा 2001 तक का जो ऑर्डिनेंस है मोर और लेस उसको फॉलो करता है। उसकी बुनियाद जो उन्होंने बनाई थी वो ऑलमोस्ट ठीक थी। उसके बाद 1918 में गोरों ने ही दोबारा लॉ को प्रोमलगेट किया, और जिनकी इनकम 50,000 से ऊपर थी उनसे सुपर टैक्स भी लेना शुरू कर दिया।
In 1918, Act consolidated a number of wartime amendments. A graduated super tax on income of over 50,000 and on undistributed profits of corporations and other entities was introduced by the Super Tax Act of 1917. The continued in force through modifications by the Super Tax Act 1920. The Income Tax Act and Super Tax Act were later on consolidated in another act, the Income Tax Act of 1922, which remained in force in Pakistan till 30th June 1979. Then new law was promulgated जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 कहलाया, ऐसे आके दौर में बना था। मैं वो जनरेशन से बिलोंग करता हूँ जिसने ये दोनों कानून पढ़े हुए हैं। मैंने 1979 वाला कानून भी पढ़ा हुआ है और उसकी प्रैक्टिस भी की हुई है थोड़ी बहुत, फिर 2001 वाला कानून भी पढ़ा हुआ है। तो मुझे 1979 वाला पढ़ना पड़ा था बिकॉज मैंने 2002 में काम शुरू किया था टैक्स की सीखने का। तो उस वक्त केस पुराने चल रहे थे लोगों के, 1996 के, 97 के, 98 के, उसके ऊपर तो पुराना ही लॉ एप्लीकेबल था ना, तो मुझे 1979 वाला कानून पढ़ना पड़ा था। वैसे वो बहुत ही अच्छा कानून था, सुपर किस्म का। 2001 वाला कानून बड़ा उसकी निस्बत ना वो डाजी है, वो काफ़ी रिफाइन हो चुका था। मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब ने अपने तरीके से फिर नया कानून बना दिया 2001 में। आप लोगों को असल में हिस्ट्री नहीं ना ये पता होगी, आप लोग तो बड़े बात के लोग हैं। क्या आपकी एवरेज यानी एवरेज एज जो आप लोगों की 20 है? हाँ, तो कानून जितनी तो उम्र है आपकी। आप और कानून साथ साथ ही पैदा हुए तकरीबन। हो बहुत छोटे हो तुम लोग यार, तुम्हें पता ही नहीं है कि बहुत कुछ हो चुका है तुम लोगों से पहले यार दुनिया में। 1996 में हम इंडिया से फाइनल क्वार्टर फाइनल हारे थे, सेमीफाइनल था शायद, वो नहीं क्वार्टर फाइनल था, क्वार्टर फाइनल हारे थे हम। क्या बुरा वो तजर्बा था। 1996 में हम हारे थे, क्या ही फजूल तजर्बा था। फिर 99 में हम वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे, आपको वो भी नहीं पता? पता होगा लेकिन आपने देखा तो नहीं होगा ना उस वक्त। वो जो आपका दिल टूट मूवमेंट था वो नहीं ना हुआ आप लोगों का, हमारा तो वो हुआ। हाँ, वो अलग बात है कि 92 में जब जीते थे तब हमें तब का भी पता है। मतलब अपनी ज़िंदगी में वाहद वो मौका था जब मैं इतना सुपर एक्साइटेड था। जब हम मैच जीते ना तो मैं और मेरे दोस्त हम घरों से निकल गए, नारे मारते रहे गलियों में, वो 2 घंटे तक ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारते मारते वापस आ गए। आज सोचते हैं, मतलब सोचते यार क्या बेवकूफ़ी थी। और क्या क्या नहीं पता तुम लोगों को, खैर छोड़ो। तुम लोगों ने कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो टेरर ही नहीं देखा जब वकार एक एंड से बॉल करता था, वसीम दूसरे एंड से बॉल करता था? वो टेरर ही नहीं तुम लोगों ने देखा। ये ख़त्म होते थे तो आगे शोएब आ जाता था, यानी 5-5 ओवर इन्होंने कर लिया ना तो फिर फर्स्ट चेंज पे शोएब आ जाता था। वो बैट्समैन तो बेचारे सोचते रहते थे कि भाई स्कोर कब करना है हमने, यही आई जा रही। मगर आप लोगों को मुझे लगता है क्रिकेट से भी कोई खास शौक नहीं है ज़्यादा, आप लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए। Income Tax Ordinance 1979 was amended through innumerable presidential ordinances, annual finance acts and statutory regulatory orders. SROs इनको कहते हैं। स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर होता है जब लॉ में अमेंडमेंट करने के लिए एक कोई कॉम्पिटेंट बॉडी कोई रेगुलेटरी ऑर्डर इशू करती है। एंड मोस्ट ऑफ द लेकुनाज वर रिमूव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकुनाज मतलब जो लॉ में एम्बिगुटी होती है उसको लेकुना कहते हैं। लेकुना लॉ में एम्बिगुटी हो या कोई चीज़ ऐसी हो जो कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के काबिल ना हो। However, after approximately 23 years of its existence, when substantive amendments and judicial pronouncements made it a universally understandable and acceptable piece of legislation for everybody, a new ordinance, Income Tax Ordinance 2001 was promulgated. 13 सितंबर 2001 को। वो कहते हैं जब वो समझ आना शुरू हो गया था 1979 वाला कानून तो फिर 2001 वाला आ गया। याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा रीडिंग की ज़रूरत थी, वो आपने मेरे साथ कर ली, बस एक दफ़ा और कर लीजिएगा। याद करने वाली बात इस चैप्टर में क्या है, 2-3 बातें निकली हैं। रेवेन्यू, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, वो याद करने, अंडरस्टैंड करने हैं, ताकि कोई भी नई चीज़ आपको बताई जाए तो आपको पता चल जाए कि क्या ये रेवेन्यू मेजर है या नॉन रेवेन्यू मेजर है। और दूसरा वो जो टैक्स एज मीन्स ऑफ डेवलपमेंट, और फिर जो प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन, ये वाले बाकी चीज़ें पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं सिर्फ। कल इंशाल्लाह चैप्टर 4 टैक्स क्या
नहीं, टैक्स में नहीं है।